हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रेजिग्नेशन ऑफ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। आप अगर इंटरनेशनल न्यूज़ को, जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपने ये न्यूज़ ज़रूर देखी होगी कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया है, वो स्टेप डाउन कर चुके हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है कि स्टेप डाउन कर दिए वो एक अलग बात है, लेकिन किस समय पे किए हैं, किस पॉइंट पे किए हैं, वो ज़रूरी है। अगर नोटिस करोगे थोड़े दिन पहले एससीओ समिट तियानजिन चाइना में कंप्लीट हुई, फिर चाइना की विक्ट्री डे परेड कंप्लीट हुई, फिर उसी के एक हफ्ते पहले मैंने आपको हिंदू समरी में समझाया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जापान में विजिट हुई, जहां पे बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए, जिसमें एक था कि जापान इंडिया के ग्रीन टेक में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे इंडिया का जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा, कार्बन एमिशन का रिडक्शन होगा, और जब कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा उससे क्या होगा, इंडिया का जो पेरिस क्लाइमेट गोल है उसको अचीव करने में इंडिया को मदद मिलेगी। और इन सब के बीच में आपने ये भी देखा होगा कि वो एक बुलेट ट्रेन पे दोनों प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब एक चल रही थी न्यूज़ में, और अचानक से क्या हुआ, रेजिग्नेशन आता है। तो ये कहीं ना कहीं इस मीम से कनेक्ट कर, जैसे मीम आप अगर आपको पता होगा, ये हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ, ऐसा अचानक से क्या हुआ, अभी तो डील साइन होके आई थी और अचानक से ये हो गया। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या कोई ट्रंप का रोल है, क्या कभी ट्रंप ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसकी वजह से इशिबा मजबूर हो गए रिजाइन करने के लिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्या ऐसा तो नहीं ट्रंप को ये बात ना पसंद आई हो कि जापान इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएसए में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। अब इसी चीज़ को समझने के लिए आपको मैं बताऊंगा क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि कभी भी कोई घटना अगर प्रेजेंट में होती है तो उसकी हिस्ट्री पास्ट से कनेक्टेड होती है। अचानक से कभी भी कोई घटना नहीं घट जाती है, कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ रहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स देखो, ये भी रेजिग्नेशन, मतलब सारे के सारे जितने आर्टिकल्स हैं सब वही चीज़ चल रही है, भैया अब कौन सक्सीड करेगा पीएम इशिबा को। तो अब मैं आपको डायरेक्टली जो न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है, क्लाउड क्रिएटेड है एकदम टीआरपी लेवल पे, वो बताने से पहले आपको मैं सीक्वेंस में बताऊंगा कि आखिर ये पॉइंट आया कैसे, ये सिचुएशन आई क्यों जिसकी वजह से इशिबा को रिजाइन करना पड़ा। उसके लिए पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जो जापान में प्राइम मिनिस्टर को चुनाव होता है वो कैसे होता है। एग्जैक्टली जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को चुनाव होता है, लोकसभा इलेक्शन होता है जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं, वो जाते हैं लोकसभा में, जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी होती है उसमें से एक मेंबर एज अ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। बेसिक नॉलेज है, सेम वही तरीका होता है जापान में। तो अब जापान में शिगेरू इशिबा को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया अक्टूबर 2024 में, वही सेम जो लोकसभा इलेक्शन हुआ वहां पे हुआ, उससे इनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिली अक्टूबर 24 में। लेकिन जो इनकी पार्टी है एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी सिचुएशन काफ़ी वीक थी उस समय पे भी, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा था भैया मैं क्या लॉन्ग टर्म पे सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, डाउटफुल था मामला उस समय। लेकिन जुलाई 25 में क्या हुआ, जो अपर हाउस का इलेक्शन था जापान में, वहां पे जो दो कोलिशन है, एलडीपी पार्टी के साथ एक और पार्टी कोमिटो पार्टी है, ये दोनों पार्टी अक्सर कोलिशन में रहती हैं, तो इनकी मेजॉरिटी लूज हो गई अपर हाउस इलेक्शन में। इससे क्या हुआ, इनको सपोर्ट लेना पड़ा जो दूसरी पार्टीज थी, और जब दूसरी पार्टीज ने सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बदले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भैया इशिबा रिजाइन करो। जिस चीज़ का डर इशिबा को था वो चीज़ जुलाई में ही हो चुकी थी, तुरंत कहा गया भैया ऐसा आप रिजाइन करिए, हम किसी और को चाहते हैं आप ऐसा नॉमिनेट करना प्राइम मिनिस्टर। तो इशिबा ने कहा भैया रुको, थमो थोड़ा सा, मुझे एक बहुत बड़ी डील करने दो, क्योंकि मुझे जब तक बड़ी डील नहीं करूंगा तब तक मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा अपनी कैपेबिलिटी। तो वही सेड, मैं एक बहुत तगड़ी यूएस ट्रेड डील करने जा रहा हूं, ठीक है। ये चीज़ अक्टूबर में ही हो गई थी, अक्टूबर में जब ये बने थे प्राइम मिनिस्टर, उसी के बाद से ये बादल मंडराने लग गए थे। देन ओनली ही हैज सेड कि भैया मुझे डील करनी है। तो फैब में वॉशिंगटन में विजिट हुई किसकी, इशिबा की। अब विजिट होने में क्या हुआ, ट्रंप ने दो चीज़ों की डिमांड की, ये फैब की बात बता रहा हूँ आपको। पहली चीज़ बोली कि जापान भैया आप अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसको तो पहली बार डबल कर दो, बहुत क्विकली डबल करो। दूसरी चीज़ बोली कि जापान भाई साहब आप यूएसए में आके बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो, हमारे गुड्स को खरीदो, वरना हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। अब ये दो सिचुएशन इशिबा के सामने आई। तो एक बाय एक करके मैं आपको समझाता हूं कि भैया ट्रंप आखिर चाहते क्यों हैं कि डिफेंस स्पेंडिंग जापान की डबल हो जाए। पहला रीज़न ये है,
कि जो जापान का मिलिट्री है उसमें यूएसए का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप जापान का थोड़ा सा मैप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सारे क्या हैं, ये सारे यूएसए के एनिमी हैं। इस वजह से जापान की जो मिलिट्री है उसमें यूएसए कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है। यूएसए की मिलिट्री यहाँ पे है, यूएसए के जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पे है। इस वजह से यूएसए को लगता है भैया हम लोग पे कर रहे हैं दूसरे की सिक्योरिटी करने में, सिर्फ अपने हमारे अंदर एक डाउट है कभी कोई दिक्कत होगी, लेकिन हम पे क्या कर रहे हैं, हम तो दूसरे को सेफ गार्ड कर रहे हैं, इससे हमारा पैसा जा रहा है। तो यूएसए ने कहा कि भैया हम अपना सिक्योरिटी बर्डन कम करना चाहते हैं, इस वजह से आप अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ। अब जब जापान की डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जापान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ने से वहां पे वो अपने खुद की सेफ गार्ड कर पाएंगे, यूएसए की जरूरत कम हो पाएगी। तो यूएसए अपने ट्रूप को विड्रॉ कर लेगा, उससे क्या होगा, उसके सिक्योरिटी बर्डन या फिर जो यूएसए का खर्चा हो रहा है पैसे का वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ जब डिफेंस स्पेंडिंग जापान की बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे जापान खरीदेगा ना, क्या खरीदेगा, वहां पे जेट्स, मिसाइल, नेवल सिस्टम को खरीदेगा। कहां से खरीदेगा, अमेरिकन डिफेंस कंपनी से खरीदेगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक तीर से दो निशाने होंगे। पहली चीज तो ये है कि वहां पे जो मिलिट्री है यूएसए की वो विड्रॉ हो जाएगी, साथ ही साथ जो अमेरिकन डिफेंस कंपनीज हैं उनको बूस्ट मिलेगा जब जापान में डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो इसके रेफरेंस में इशिबा ने कहा क्या, ठीक है। अगर आप जापान की ज्योग्राफी थोड़ा सा आप देखोगे, यहाँ पे जापान को अलग अलग आइलैंड्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्योशु, ये आपको पता होना चाहिए, आपको 4 आइलैंड पता होना चाहिए। यहीं पे आप देखोगे नगोया, क्योटो, या अगर आपने थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट पढ़ा होगा वहाँ पे आप देखो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात होती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, नगोया प्रोटोकॉल के बारे में बात होती है। ये सारे क्या हैं, ये सारे सिटीज़ के नाम हैं वहाँ के, ठीक है। चलो अभी मैं बात करता हूँ इसी रेजिग्नेशन के ऊपर। तो जब ट्रंप ने ऐसी डिमांड की तो पहली बात तो इशिबा ने कहा भैया हम जो है अपनी डिफेंस स्पेंडिंग डबल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन वैसी नहीं है। लेकिन इशिबा ने एग्री किया कि भैया हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यूएसए में। तो ट्रंप ने कहा ठीक है भैया तुम इन्वेस्टमेंट ही करो पहले तो इस वजह से जो टैरिफ था 25% वो कट के 15% आ गया। अब जब 15% आया तो इशिबा एकदम चहकते हुए पहुंचे जापान, देखो भाइयों बहनों मैंने डील क्रैक करने गया था और डील क्रैक करके मैं आ गया हूं। लेकिन ये जो डील क्रैक करके आए थे उससे इनको सिर्फ एक शॉर्ट टर्म शील्ड मिली थी, किसको, इशिबा को। फिर आगे हुआ क्या, अब जब सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि इंडिया के साथ डील हुई जापान की, तो उसी के बीच में ट्रंप भाई साहब ने कहा कि 550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएसए में आकर के करो जापान भैया। ये चीज़ ट्रंप ने डिमांड कर दी। जैसे ट्रंप ने ये चीज़ डिमांड की एकदम मामला ही अलग हो गया। अब आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत थ्रेड्स को जोड़ने की कोशिश करिए। जब ये चीज़ डिमांड हुई तो वहाँ की लोकल पार्टी स्ट्रेट अवे बोलना स्टार्ट हो गई, भाई साहब ऐसा है अब रिज़ाइन कर दो आप, क्योंकि आपका कोई मतलब, वो तो पहले से एक मौके की तलाश कर रहे थे। और ट्रंप ने उसी एकदम गर्म हथौड़े पे तुरंत अपना एकदम बोलते हैं ना स्ट्रेट अवे शिकार कर दिया। और इस करने से क्या हुआ, रेजिग्नेशन की डिमांड हुई। तो जब डिमांड होना स्टार्ट हो गई तो इशिबा को लगा भाई साहब फाइनली अगर किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया ना तब तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो बेटर है पहले ही रिज़ाइन मार देता हूँ। तो उन्होंने पहले ही रिज़ाइन मार दिया। रिज़ाइन मार से क्या हुआ, मार्केट पे इम्पैक्ट ये हुआ कि जो स्टॉक मार्केट है वो तो जंप कर गई, तगड़ी वाली जंप। क्यों कर गई, क्योंकि अब वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि भैया अब जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो मे बी शायद प्रो बिजनेस वाला हो, बिजनेस इन्वायरमेंट को और प्रमोट करेगा। इससे क्या होगा, जो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनेगी। लेकिन जो येन है वहाँ की करेंसी वो वीक हो गई डॉलर के मुकाबले। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़े। लेकिन अब आप इसको थोड़े से इंडिया के रेफरेंस से बात करिए। इंडिया की विजिट हुई जापान में, जापान ने वादा किया हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी के बीच में यूएसए ने कहा ये कर दो, और उसी पे तीसरा काम क्या हो गया, वहाँ की पार्टीज ने, एक बोलते हैं ना ये एक ट्रायंगल बन रहा है जो आपको समझना होगा। तो अचानक से केवल एक इवेंट नहीं है कि ट्रंप ने काम कर दिया, ट्रंप ने कमजोरी का फायदा उठाया इशिबा की। यहाँ पे उन्हें पता था कि भैया यहाँ पे लोअर हाउस में इनकी सिचुएशन वीक है, और वीक है तो अगर मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो इनको चेंज करना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। सो देयर आर हाई चांसेस अब जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा क्या पता वो सारे जितने बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए इंडिया के साथ उसको नलीफाई कर दे। व्हाट इफ ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए मुश्किल है। व्हाट इफ वो यूएसए की तरफ इंक्लाइन हो जाए और जितनी भी डील्स इंडिया के साथ आगे आने वाले समय में जो पहले हो रखी हैं उनको भी कैंसिल कर दे, यूएसए क्या करवाए, नो वन नोस। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकती है। इस वजह से न्यूज़ चैनल्स इतना सारा कर रहे हैं, बट ये इन डिटेल आपको इस तरह से नहीं समझा होगा। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से एक बार प्रॉपर समझा दिया। इसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आएगी, मैं आपको
अच्छे से कभी जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा इस टॉपिक के ऊपर वो आपको मैं समझाता चलूँगा। ये आपके मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल वाला टॉपिक था वो भी मैंने डाल दिया है क्योंकि जापान का हिस्सा है। यहाँ पे क्योटो नगोया ये भी है, ये भी मैंने डाला है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या सही होगा, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।